वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में, जिसका ये थर्ड लेक्चर है। और हम पढ़ रहे थे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जो टूल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने पहला जो टूल्स है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जो कि डीएनए को काटने के काम में आता है, उस टूल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम जो सेकेंड टूल है, जो कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं और इनका डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या यूज है, वो इसमें हम देखने वाले हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है कि जो एक जगह से सामान को दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है, उस चीज को लेके जा रहा है। तो क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पर क्या काम करेगा कि जो हम डीएनए का पीस है, अगर एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाल के हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो हम ऐसे डायरेक्टली उसका डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं डाल सकते। पहले हमें उस डीएनए को, जिस ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाला है, उस डीएनए को एक वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा और वेक्टर फिर उस डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है। तो जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर हमारा प्लाज्मिड भी हो सकता है या फिर कोई वायरस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एक ऐसा हमारा मॉलिक्यूल है जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो कि एलियन डीएनए बोलो या फिर फॉरेन डीएनए बोलो, जो फॉरेन डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाता है। डायरेक्टली अगर हम डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे तो हमारा जो डीएनए जो हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला है, वहां पर जाकर वो रेप्लिकेट नहीं करेगा बिल्कुल भी, और हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। अगर हमें एक्सपेरिमेंट ठीक से करना है और जो एलियन डीएनए हम डाल रहे हैं, जो फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, यानी स्पाइडर का डीएनए अगर हम गोट के अंदर डाल रहे हैं, तो स्पाइडर के डीएनए को पहले एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ेगा। एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद हमें दूसरे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के साथ उस डीएनए को लगाना पड़ेगा और फिर क्लोनिंग वेक्टर को हम गोट के अंदर डालेंगे। तो समझ में आ रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या है कि जो फॉरेन डीएनए है, उस फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाना और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाके उसे रेप्लिकेट कराना। ठीक है। तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि फॉरेन डीएनए सेगमेंट को लेकर जाता है और वहां पे उसकी वजह से ये होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर पाता है डीएनए। ठीक है। इसको हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं या फिर बैक्टीरियोफेज, जैसे बहुत सारे वायरस हैं, वो भी एक वेक्टर की तरह यूज किए जा सकते हैं, और हम प्लाज्मिड को भी वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो नॉर्मल डीएनए होता है उसका। ठीक है। नॉर्मल डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी है यहाँ पर, जो कि एक सर्कुलर डीएनए है। तो ये वाला जो सर्कुलर डीएनए है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और इस प्लाज्मिड को हम बायोटेक के अंदर यूज करते हैं एक वेक्टर की तरह। या फिर हम बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, और वायरस अपना डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकता है, तो हम वायरस का भी यूज कर सकते हैं अपने डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डलवाने के लिए। ठीक है। तो हम किस को वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, तो हम प्लाज्मिड को और वायरस जैसे कि बैक्टीरियोफेज, इसको हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर बहुत कम अमाउंट में होते हैं, यानी 1 से 2 कॉपी होती हैं बस, या फिर किसी के अंदर 15 से 100 हमारी भी हो सकती हैं कॉपीज प्लाज्मिड की एक सेल के अंदर। लेकिन जो अगर वायरस की बात करें तो वायरस एक सेल के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो वायरस है जैसे कि बैक्टीरियोफेज, उसका हाई नंबर पर सेल होता है, और जो हमारे प्लाज्मिड है वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, 1 से 2 कॉपी पर सेल होती हैं, या फिर 15 से 100 कॉपी पर सेल हो सकती हैं बस। जब हम क्लोनिंग वेक्टर को किसी होस्ट के अंदर डालते हैं, तो होस्ट के अंदर जाने के बाद क्लोनिंग वेक्टर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है। जब क्लोनिंग वेक्टर को हम किसी होस्ट के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है और अपनी कॉपीज बनाता है, और वो कॉपीज अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसके बच्चे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रहें। ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म हमने जेनेटिकली मॉडिफाई बनाया तो वही जेनेटिकली मॉडिफाइड रहे, उसके बच्चे नॉर्मल नहीं होने चाहिए, उसके बच्चे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर कोई हम क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर वो चीज जो कि हमारे एलियन डीएनए को, फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट के अंदर लेकर जाएगी, तो हम क्या क्या उसके अंदर खूबियां देखेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। तो सबसे पहली चीज जो एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है तो उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही वो जगह है जहां से जो वेक्टर है
जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है वो अपने आप की कॉपीज बनाएगा। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हमारा जो एलियन डीएनए हमने होस्ट के अंदर डाला है वो होस्ट के अंदर जाकर अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो वो अगली जनरेशन में जा नहीं पाएगा, अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज है सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है कि जब क्लोनिंग वेक्टर पे हम अपना डीएनए लगाएं, जो एलियन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए हम क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर लगाएं, तो हमें पता चलना चाहिए कि क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर हमारा डीएनए लगा है या नहीं लगा है। यानी जो हमारा वेक्टर है, यानी हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर एक प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर ये बताता है कि हमने जो हमारा जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड पर हमारा एलियन वाला जो डीएनए है, यानी फॉरेन जो डीएनए है वो उस पर लगा है क्या नहीं लगा है। यानी जो हमारा प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है या नहीं बना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तीसरी चीज क्लोनिंग साइट उसके पास होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ऐसी जगह इसके पास होनी चाहिए जिस जगह पर जाकर हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सके। ठीक है, और हम प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या क्या क्लोनिंग वेक्टर्स का हम यूज करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन चीजें जो थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अगर किसी वेक्टर के अंदर होनी है, क्योंकि अगर ये तीन चीजें अगर नहीं होंगी किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर तो हम उस वेक्टर का यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो वेक्टर हमारा जो एलियन डीएनए लेके जा रहा है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाएगा और वहां पर अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा, ये रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। सेलेक्टेबल मार्कर हमें सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है कि प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है या प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। तीसरी चीज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पर हमारा जो फॉरेन डीएनए वो लगेगा। अगर वेक्टर के ऊपर वो जगह ही नहीं है जहां पर हम अपना डीएनए उस पर इंसर्ट करेंगे तो उस वेक्टर का क्या फायदा, क्योंकि हम वेक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं कि वो हमारे डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में होस्ट के अंदर लेके जाए, और अगर हम अपना डीएनए इस वेक्टर पे चिपका ही नहीं पा रहे तो हमारा ये वेक्टर किस काम का है। क्लोनिंग साइट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। और एनिमल्स के लिए हम क्या वेक्टर का यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए हम किस क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर एक दे रखा है PBr322, ये एक प्लाज्मिड है जो कि हमने एक प्लाज्मिड बनाया था PBr322। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा डायग्राम है, इससे कई बार हमारा क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है, PBr322 में ये दो तो हमारी इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर है, जहां पर है एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। इसके जगह यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, पहली चीज थी हमारी ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी चीज थी हमारा सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर भी है जो कि है एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, दो चीजें। थर्ड चीजें थी हमारी, सेकंड चीज सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और तीसरी चीज हमारी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। और यहां पर क्लोनिंग साइट क्या क्या है जहां पर हम अपना डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर हमारी क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां से एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ना वो आके इनको काटेगा और उस जगह पर हमारे डीएनए को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहीं पर टेट्रासाइक्लिन के यहाँ पर और एम्फिसिलिन के यहाँ पर क्लोनिंग साइट है। एक तो है BA बाम H फर्स्ट, दूसरा है साल फर्स्ट। यहां पर भी कुछ और रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जैसे इन थर्ड और क्लास फर्स्ट
और भी है यहाँ पर, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। जैसे एक है इको आर फर्स्ट, लेकिन हम अपने डीएनए को इस जगह पर नहीं लगाएंगे, इसी जगह पर लगाएंगे एम्फिसिलिन। जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है ना हमारी, जहां पर हम अपने डीएनए को लगाएंगे क्लोनिंग साइट, वो ये वाली है, बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट और यहाँ पर पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट। ठीक है, पीएसटी फर्स्ट। ये जो डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, इसको 3-4 बार रफ नोटबुक में बना के देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। ठीक है, और एक साइट और इसमें रहती है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं आरओपी। आरओपी का क्या रोल है? आरओपी जब रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन होने के लिए प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटीन वगैरह ये हमारी आरओपी बनाती है। ठीक है, इसेंशियल प्रोटीन फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, जब रेप्लिकेशन होगा, जब सेल डिवाइड करेगी, उस टाइम पर इसेंशियल प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारी आरओपी को बनाएगी, इस प्रोटीन को। ठीक है, और यहां पर भी एक हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लग जाता है, जिसको बोलते हैं PVU सेकेंड। तो ये हमारा है PBr322। ठीक है, PBr322 ये हमारा एक प्लाज्मिड है, जो कि हमने बनाया था इस प्लाज्मिड को, और इस प्लाज्मिड की हेल्प से हम किसी भी जो डीएनए है उसको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया से, एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उससे हम डीएनए निकालेंगे, उस डीएनए को इस प्लाज्मिड पे लगाएंगे, और ये प्लाज्मिड उस डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देगा, और होस्ट के अंदर जाने के बाद वो वहां पर रेप्लिकेट भी करेगा, क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सेलेक्टेबल मार्कर भी हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं यहाँ पर, एक हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और यहाँ पर हमारी क्लोनिंग साइट भी है, जैसे बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। ठीक है, तो ये PBr322 हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है, जो कि ये एकदम नेचुरली क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, ये क्यों हमने बनाया है इस क्लोनिंग वेक्टर को, PBr322 को। ठीक है, अब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हमारा जो डीएनए है, जो हमने इस वेक्टर पे लगा के भेजा है होस्ट के अंदर, तो होस्ट के अंदर जाकर वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। जो ये वेक्टर है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। देखो ORI में क्या है कि ORI वो जगह है डीएनए की जहां पर एडेनिन और थाइमीन का अमाउंट ज्यादा होता है, AT का, एडेनिन और थाइमीन। और एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हमारे बॉन्ड होते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थाइमीन के बीच में? एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहां से इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान रहता है, और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ही रेप्लिकेशन हो पाता है। और रेप्लिकेशन होगा तो जो हमारा वेक्टर है ये रेप्लिकेट करेगा, वेक्टर रेप्लिकेट करेगा, तो इस पे जो डीएनए हमने लगा के भेजा है वो भी रेप्लिकेट करेगा, और वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही डिसाइड करता है कि कितनी हमारी कॉपीज बनेंगी, कितनी कॉपीज बनेंगी इस वेक्टर की होस्ट में जाने के बाद। वो सब डिसाइड कौन करेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट चीज आती है सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हें समझनी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, वो जगह जहां से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है, जहां से डीएनए का डबल होना स्टार्ट होगा, जहां से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी चीज आती है हमारी सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? ये वो जगह है जहां से हमें पता चलेगा कि जो हमारा डीएनए है, जो हमने डीएनए लगाया है इस प्लाज्मिड के ऊपर, वो इस प्लाज्मिड पे लगा भी है या नहीं लगा है। उस चीज को पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेलेक्टेबल मार्कर की। सेलेक्टेबल मार्कर का एक काम है कि ये हमें ट्रांसफॉर्मेंट
और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस बता देगा कि ये चीज ट्रांसफॉर्मेंट है, ये चीज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ये चीज मैं बताता हूं। अगर के ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक, नॉर्मल हमारा वेक्टर ये है, इस पे हमें अपना डीएनए लगाना है, तो इस वेक्टर पे हमने अपना डीएनए लगा दिया, ठीक है, हमने अपना डीएनए लगा दिया। और एक ये हमारा दूसरा हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर पे हमने डीएनए लगाना तो चाहा लेकिन डीएनए नहीं लगा। अब हमें दिख तो नहीं रहा है कि इस पे डीएनए लगा है, इस पे नहीं लगा है ना, तो हमने इसको फिर ट्रांसफर कर दिया एक होस्ट के अंदर। तो हमने इसको एक होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसको भी हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इस चीज को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की कोई जरूरत नहीं है, हमें ट्रांसफॉर्मेंट की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब वो वाला हमारा जो होस्ट जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला हमारा प्लाज्मिड गया है, वो वाला प्लाज्मिड गया है जिस प्लाज्मिड पर हमने डीएनए लगा दिया था। अगर ऐसा प्लाज्मिड किसी होस्ट के अंदर चला जाता है जिस पे हमारा डीएनए लगा ही नहीं था, लिंक ही नहीं हो पाया था हमारे डीएनए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस करने के लिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को खत्म करने के लिए और ट्रांसफॉर्मेंट को रखने के लिए, ठीक है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेलेक्टेबल मार्कर की, ठीक है। क्योंकि हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज ट्रांसफॉर्मेंट हुई है और कौन सी चीज हमारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। किसी के अंदर हमारा डीएनए वाला प्लाज्मिड गया है, किसके अंदर नहीं गया है, ठीक है। इसके हमारे दो मेथड हैं, एक तो हमारा एंटीबायोटिक वाला मेथड है और दूसरा मेथड हमारा है लैक-जेड जीन वाला मेथड, ठीक है, लैक-जेड जीन वाला मेथड है और एक हमारा एंटीबायोटिक वाला मेथड है, ठीक है। तो दोनों मेथड को एक एक करके हम देखेंगे। अगर हम PBR 322 में बात करें तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। इसके अलावा अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अलग अलग हमारे सेलेक्टेबल मार्कर हो सकते हैं। जैसे एम्फिसिलिन एक हमारा सेलेक्टेबल मार्कर है, क्लोरो एम्फिसिनोल हमारा एक सेलेक्टेबल मार्कर है, टेट्रासाइक्लिन हमारी एक सेलेक्टेबल मार्कर है और कैनामाइसिन हमारी एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज की जा सकती हैं। जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट, ये वाली जीन को हम यूज कर सकते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अगर नॉर्मल इकोलाई के अंदर देखें तो नॉर्मल इकोलाई जो है, अगर कोई बैक्टीरिया है ना नॉर्मल, तो वो किसी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट नहीं होता है। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक इसके ऊपर डालोगे तो मर जाएगा। रेसिस्टेंट नहीं होने का मतलब, नो रेसिस्टेंट का मतलब किसी भी एंटीबायोटिक को ये झेल नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई हमने प्लाज्मिड डाल दिया, जैसे हमने इसके अंदर PBR 322 डाल दिया, तो PBR 322 के अंदर एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट जीन है और एक जीन इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट जीन है। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट जीन है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके पास सुपर पावर आ गई कि ये एम्फिसिलिन से और टेट्रासाइक्लिन अगर इस बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि अब ये उस चीज से रेसिस्टेंट हो गया। अगर नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है तो ये किसी चीज से रेसिस्टेंट नहीं होगा, कोई भी इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालोगे वो मर जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर हमने किसी प्लाज्मिड को डाला है और उस प्लाज्मिड के अंदर कोई हमारी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट जीन है, जैसे एक ये जीन है जो कि एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है और दूसरी इधर की साइड जीन है जो कि टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इस बैक्टीरिया को अब एम्फिसिलिन डालेंगे इसके ऊपर और टेट्रासाइक्लिन डालेंगे इसके ऊपर इसको मारने के लिए, तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होंगी तो वो मर जाएगा, अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होंगी तो वो नहीं मरेगा, ठीक है। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर जो हैं, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, इससे कैसे पहचानते हैं हम कि ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देखते हैं। उसके हमारे दो मेथड हम पढ़ेंगे, एक तो हमारा है एंटीबायोटिक मेथड और दूसरा हमारा मेथड होता है लैक-जेड जीन वाला मेथड। तो फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं, एंटीबायोटिक वाला मेथड। एंटीबायोटिक वाले मेथड में पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं।
ठीक है, फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं एंटीबायोटिक वाले मेथड से हम कैसे पता लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट का और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। ठीक है, हमने क्या किया है कि बीकर ले रखा है, एक प्लेट ले रखी है ना, एक ऐसे वेसल ले रखा है। इसके अंदर बीकर के अंदर हमने अपने यहाँ पर वो डाल रखे हैं, यहाँ पर प्लाज्मिड डाल रखे हैं। ये एक प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड, ऐसे इसके अंदर हमने प्लाज्मिड डाल रखे हैं। मान लो PBr322 डाल रखे हैं, यहाँ पर PBr322 हमने डाल रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड है जो कि PBr322 है। और हमने यहाँ पर अब DNA कट करके भी डाल दिया, जो DNA हमें इन PBr322 से जोड़ना है, जिस DNA को, जैसे एग्जाम्पल लेके चलो, हमारी ये वही स्पाइडर, ये स्पाइडर का DNA है। हमने इस स्पाइडर के DNA को, स्पाइडर के DNA में से बस वो जीन निकालनी है जो जीन काम की है, और उस जीन को हमने निकाला एंडोन्यूक्लियेज, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, उसकी हेल्प से हमने इसका DNA का इतना सा पीस निकाल लिया। अब ये DNA का पीस हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, DNA का पीस डाल दिया वो काट के हमने, और इसके बाद ये जो हमारा ये पड़ा था, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ये भी यहाँ पर पड़ा है। अब इसमें हमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस DNA को काटा था, स्पाइडर के DNA को, है ना, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसके अंदर भी डाल देंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, तो वो भी इस प्लाज्मिड को हमारा कट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, प्लाज्मिड यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मिड का कुछ पार्ट कट हो गया, तो प्लाज्मिड कैसा हो जाएगा, प्लाज्मिड हो चुका है ऐसा। ठीक है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको काटा है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको भी काटेंगे। मान लेते हैं अगर इस जीन को हमने निकाला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके, जैसे BAM-H1 का यूज करके हमने इस जीन को निकाला है, तो इसके अंदर भी हम क्या डालेंगे, BAM-H1 डालेंगे। और BAM-H1 डालने के बाद अगर PBr322 में देखोगे तो यहाँ पर एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट वाली जीन है। अगर PBr322 में देखेंगे हम, तो इधर की साइड क्या है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट जीन है, और इधर की साइड एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, और यहां पर BAM-H1 है, और अगर BAM-H1 डालेंगे तो BAM-H1 इस जगह से DNA को कट कर देगा, इतना DNA उसका कट कर देगा। ठीक है, तो BAM-H1 डालने से यहाँ का DNA कट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, ये जो PBr322 देख रहा हो, यहाँ का उतना DNA उसका कट हो चुका है। हमने इस DNA को भी BAM-H1 से काटा, और इस वेक्टर को भी, इस प्लाज्मिड को भी हमने PBr322 से काटा, दोनों को PBr322 से कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला जो हमें दिख रहा है ना, ये इसको इस पे चिपकाना है। और चिपकाने के लिए हम किस एंजाइम का यूज करेंगे, DNA लाइगेज का। ठीक है, तो यहाँ पर अब DNA लाइगेज का हम यूज करेंगे, और DNA लाइगेज से इसको चिपकाएंगे। तो हम तो नहीं चिपकाएंगे, हम क्या करेंगे, बस DNA लाइगेज डाल देंगे। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर पहले तो हमने स्टेप बाय समझो, पहले हमने क्या करा, PBr322 को उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाया, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जीन अपनी आइसोलेट करी थी, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने DNA निकाला था, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने PBr322 को कटवाया, और उसके बाद इसके ऊपर डाल दिया हमने DNA लाइगेज। क्या डाला, लाइगेज। जब लाइगेज डलेगा, तो लाइगेज डलने के बाद हमारी यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि जो एक हमारी जो जीन है वो दूसरी वाली जीन से ऐसे चिपक जाए, क्योंकि ये वाली जीन ग्रीन वाली जीन आपस में चिपक सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमने ये वेक्टर है, ठीक है, जो हमारा प्लाज्मिड है, वो दोबारा से आके चिपक जाए। हुआ क्या था, PBr322 पे हमने BAM-H1 से कटवाया था, BAM-H1 से कटवाने के बाद इतना जो पीस है इसका DNA का निकल गया था। अब हो सकता है लाइगेज डालने के बाद वो वाला पीस दोबारा उसी जगह पर आकर जुड़ जाए, तो लाइगेज डालने के बाद दोबारा से वो पीस उसी जगह पर आकर जुड़ सकता है, और जो हमारा
प्लाज्मिड है वो पहले जैसा हो जाए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालने से पहले जो प्लाज्मिड था सेम ऐसा ही प्लाज्मिड हो जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है जो हमें कराना है, वो क्या हो कि इस प्लाज्मिड पर ये वाला जो हमारा ग्रीन वाला डीएनए है वो जाकर चिपक जाए, क्योंकि ग्रीन वाले डीएनए पर भी हमने उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया है जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इस पर कट कराया है, यानी बाम एच फर्स्ट से ही हमने इस PBr322 पे कट कराया है और बाम एच फर्स्ट से ही हमने इस पे कट कराया है, उस जीन को आइसोलेट कराया स्पाइडर के अंदर से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पॉसिबिलिटी हमारी ऐसी भी होगी जिसके अंदर इस पर हमारा ये ग्रीन वाला डीएनए लग जाए, और ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना ये हमें चाहिए, यहां पर हमारे ये वाली पॉसिबिलिटी चाहिए, क्योंकि हमें अपना ये वाला जो डीएनए है उस डीएनए को, इस डीएनए को बोलते हैं फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए, इस डीएनए को इस वेक्टर के साथ जोड़ना है। तो इस वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो डीएनए खुद ही आपस में चिपक जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्लाज्मिड या फिर जो हमारा वेक्टर है वो पहले जैसा हो जाए, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाने से पहले जैसा था ऐसा हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो सही में जो हमने जो जीन है वो उससे जाके चिपक जाए, ऐसा हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी समझ आ रही हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत एकदम बेसिक से और एक स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा चीज, लेकिन एकदम तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें ये वाली पॉसिबिलिटी चाहिए, लेकिन हमें दिखेगा नहीं कि कौन सा ये बना कौन सा ये बना, हमें क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत छोटे लेवल पर ये काम हो रहा है, बहुत नन्हे लेवल पर, हमें दिखेगी नहीं ये चीज़ें। ठीक है, तो हमें तो ये तीन पॉसिबिलिटी इनके अंदर हो सकती हैं, और इस वाले जो प्लाज्मिड है, इस वाले प्लाज्मिड को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये वाला जो प्लाज्मिड बन गया ना हमारा, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है हमारा, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब इन प्लाज्मिड को हम किसी बैक्टीरिया के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब इनको हमने प्लाज्मिड को निकाल लिया, यहाँ से हमारे दो किस्म के प्लाज्मिड बने, एक किस्म हमारी ऐसी है जिसपे हमारा डीएनए लगा हुआ नहीं है, एक किस्म ऐसी है जिसपे हमारा डीएनए लगा हुआ है। दोनों को सेम कलर से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक पर हमारा ग्रीन कलर का डीएनए लगा हुआ है, एक पर डीएनए नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक पे डीएनए लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ है। जिस पे डीएनए लगा हुआ है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और ये हमारा है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो दो प्लाज्मिड हमारे यहां पर बन चुके हैं। अब इन दोनों प्लाज्मिड में हमें नहीं दिख रहा है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि हमें ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे चीजें हो रही हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही हैं। हमें तो लगेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हम इसको अब इन दोनों प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर डालेंगे, हम बैक्टीरिया पकड़ के लाएंगे और बैक्टीरिया के अंदर इन प्लाज्मिड को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि हम बैक्टीरिया पकड़ के लाए और उन बैक्टीरिया के अंदर हमने इन प्लाज्मिड को इंसर्ट कराया, यानी बैक्टीरिया डाल दिए यहाँ पर ऐसे, और इन बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड चले गए, ये चला गया, ये चला गया, और ये हमारा चला गया। तो इसमें भी तीन केस हमारे बन सकते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर हम इन प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेंगे तो पहला केस है कि हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला जाए, क्योंकि तो पहला केस है हमारा ये वाला प्लाज्मिड चला जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला जाए, यानी ये वाला केस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। या फिर अगर रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड हमारा चला जाए और रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला गया तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, यानी एक ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर नहीं ये वाला प्लाज्मिड गया वो नॉन हमारा ट्रांसफॉर्मेंट।
और एक हमारा ऐसा भी होगा तीसरा केस में कि जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं हो। वो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर ना ही जाए, कोई प्लाज्मिड नहीं गया हो, तो ऐसा कंडीशन भी हो सकती है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो ना तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो ना ट्रांसफॉर्मेंट हो, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया हो। ये हमारा नॉर्मल ऐसे ही बैक्टीरिया रहेगा। तो 3 केस, पहला वाला जिसके अंदर कोई हमारा प्लाज्मिड नहीं गया, दूसरा वाला जिसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड हमारा चला गया जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड था, एक तीसरा वाला जो कि सबसे हमें जिसकी जरूरत है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसके अंदर हमारा सही वाला प्लाज्मिड गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, क्या हुआ है कि हमने एंडोन्यूक्लियस से कट कराया है प्लाज्मिड को, और उसी एंडोन्यूक्लियस से कट करा के हमने स्पाइडर के अंदर से जीन निकाली है, उन दोनों को आपस में हमने डाल दिया, प्लाज्मिड को भी और जीन को भी, और साथ में लाइगेज एंजाइम डाल दिया। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जीन जीन आपस में जुड़ जाएं, जो प्लाज्मिड है वो पहले जैसा हो जाए, या फिर प्लाज्मिड पर हमारी जीन आके जुड़ जाए। प्लाज्मिड पर जीन आके जुड़ गई तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, और अगर प्लाज्मिड पहले जैसा हो गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर हुई। अब उन जो ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के अंदर डालने के बाद यानी बैक्टीरिया के अंदर डालने के बाद 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं हो प्लाज्मिड, या फिर गया हो तो ये वाला प्लाज्मिड गया हो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, या फिर एक लास्ट वाली चीज हमारी कि जो रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर गया हो, और जो रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जाएगा उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट या फिर ट्रांसफॉर्म। ये वाला जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। हमें किसकी जरूरत है? ट्रांसफॉर्मेंट की जरूरत है। हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करना है, इसको मारना है, इसको भी मारना ही है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ट्रांसफॉर्मेंट की। और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत पड़ती है। यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर काम आएगा। याद हो PBr 322 में 2 सेलेक्टेबल मार्कर थे, एक तो एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और दूसरी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। 2 सेलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। अब तुमने याद करा हो कि हमने जो इस पे कट लगवाया है PBr 322 पे, वो किससे लगवाया है? बाम H फर्स्ट से। बाम H फर्स्ट, बाम H फर्स्ट ने किस जगह पर कट लगाया है? इस जगह पर कट लगाया है ना, इस जगह पर कट लगाया है। इस जगह पर कट लगाने के बाद क्या हुआ होगा? उसने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाली जीन पर कट लगाया है। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाली जीन पर कट लगाने से क्या हुआ होगा? क्या ये टेट्रासाइक्लिन वाली जीन, रेसिस्टेंट वाली जो जीन है, वो ऐसी रही होगी या वो खराब हो गई होगी? देखो भाई, अब ये जो डीएनए है यहां से यहां तक का, वो डीएनए अब खराब हो गया ना, क्योंकि उस पर तुमने कट लगा दिया। अगर नॉर्मल चल रहा था तो वो तो ठीक था, लेकिन तुमने उसमें बीच में कट लगा दिया। कट लगाने से अब ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाली जीन है वो खराब हो गई, और उस जगह पर हमने अपना स्पाइडर का डीएनए लगा दिया। अब ये जो हमारा वेक्टर जो बचा, ये PBr 322 जो बचा, यानी ये जो प्लाज्मिड बचा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये प्लाज्मिड जो है जिस पर हमने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाली जीन पर कट लगाया हुआ है, क्या ये अभी भी एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से रेसिस्टेंट है या नहीं है? भाई एम्फिसिलिन से तो रेसिस्टेंट होगा ही, क्योंकि एम्फिसिलिन पे तो कोई कट नहीं लगाया, ये जीन तो जैसी थी ऐसी की है ही। लेकिन टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूरी बात आती है ना, जहां पे एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो ये बात है कि अब ये जो प्लाज्मिड है, एक नॉर्मल वाला प्लाज्मिड जिसपे कोई एम्फिसिलिन वाला, एक ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, दोनों जीन, ठीक है। एक तो ये वाला प्लाज्मिड और ये वाला प्लाज्मिड। ये वाला प्लाज्मिड है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये वाला प्लाज्मिड है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो अगर मैं पूछूं रिकॉम्बिनेंट में और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में पहला डिफरेंस तुम बोलोगे कि इस पे हमारा वाला डीएनए लगा हुआ है, इस पे हमारा वाला डीएनए नहीं लगा हुआ है, वो चीज तो दिख ही रही है। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि ये वाला जो प्लाज्मिड है ये एम्फिसिलिन से तो रेसिस्टेंट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है ना वो खराब हो चुकी है, क्योंकि उस जगह पर हमने अपना दूसरा डीएनए लगा दिया है। और इसी चीज को बोलते हैं इंसर्शनल डीएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शनल डीएक्टिवेशन हो गया यहाँ पर, क्योंकि देखो एम्फिसिलिन से तो ये रेसिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं है। और ये वाला जो है ये एम्फिसिलिन से भी रेसिस्टेंट है और
टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है वो वैसी की वैसी है, यहाँ पर कट भी लगा तो वो दोबारा वहीं पे लग गई, मतलब यहाँ पर हमने इस जीन को खराब नहीं किया है। तो अब मैं इन दो में बताऊं, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, तो पहला डिफरेंस क्या होगा, इस पे हमारा डीएनए लगा हुआ है, इस पे हमारा डीएनए नहीं लगा हुआ है। दूसरा डिफरेंस ये जो है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ये दोनों से रेसिस्टेंट है, एम्फिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी, ये दोनों से रेसिस्टेंट है। ये वाला जो प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड, वो हमारा बस एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं है। तो फिर दोबारा एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला जो बैक्टीरिया है, क्या वो बैक्टीरिया दोनों एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होगा? आंसर इज यस, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला प्लाज्मिड गया है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दोनों से रेसिस्टेंट है, एम्फिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी, तो ये बैक्टीरिया भी हमारा दोनों से रेसिस्टेंट होगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला जो बैक्टीरिया है वो दोनों से रेसिस्टेंट होगा, और ट्रांसफॉर्मेंट वाला जो बैक्टीरिया है वो हमारा एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं होगा। और ये हमारा बैक्टीरिया जिसके अंदर गया ही नहीं, हमारा प्लाज्मिड गया ही नहीं, और प्लाज्मिड गया ही नहीं मतलब ट्रांसफर हो ही नहीं पाया। तो जब ट्रांसफर नहीं हो पाया तो ये वाला जो बैक्टीरिया, ये हमारा किसी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होगा क्या नहीं होगा? बोलो, ये वाला जो बैक्टीरिया हमारा किसी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला दोनों एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट है, एम्फिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी। हम PBr 322 का एग्जांपल ले रहे हैं, और हमने बाम H फर्स्ट से कट लगाया, इसलिए मैं एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की बात ले रहा हूं। अगर दूसरा कोई और क्लोनिंग वेक्टर लेते तो हम दूसरे किसी जीन रेसिस्टेंट जीन की बात करते। तो इस जगह पर ये वाला जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला है वो दोनों से रेसिस्टेंट है, एम्फिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी। ये वाला जो हमारा बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट है, वो बस किससे रेसिस्टेंट है? एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं है। चलो, तो अब मेन बात जो आती है, यहां से हमारे 3 बैक्टीरिया हमें मिल चुके हैं। एक तो हमारा जिसके अंदर हमारा ट्रांसफर ही नहीं हो पाया था, प्लाज्मिड हमारा ट्रांसफर हो ही नहीं पाया था इसके अंदर, तो और ये तो किसी से भी रेसिस्टेंट नहीं होगा। तो कोई भी इसके ऊपर एंटीबायोटिक डाल दो, एम्फिसिलिन डाल दो, चाहे टेट्रासाइक्लिन डाल दो, ये तो मर जाएगा। दूसरा हमारा बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा गया, दूसरा वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला प्लाज्मिड गया, ये वाला प्लाज्मिड गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला प्लाज्मिड जाने से ये बैक्टीरिया हमारा दोनों एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो गया, एम्फिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी, दोनों से रेसिस्टेंट है ये। और लास्ट वाला हमारा एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बस एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली जीन की जगह पर हमारी जीन लगी हुई है। ठीक है, तो ये वाला जिस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्लाज्मिड गया होगा ना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, वो बैक्टीरिया बस हमारा किससे रेसिस्टेंट होगा? एम्फिसिलिन से। ये वाला एम्फिसिलिन से भी रेसिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट है, दोनों से रेसिस्टेंट है ये वाला। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला। ट्रांसफॉर्मेंट वाला एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है। ये वाला हमारा जिसके अंदर वो ट्रांसफर हो ही नहीं पाया हमारा प्लाज्मिड, वो तो किसी से भी रेसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं इन सबको मिटा के 3 हमारे बैक्टीरिया प्लेट के अंदर कर रहा हूँ। प्लेट के अंदर हमारे 3 बैक्टीरिया हैं, एक ये, एक हमारा ये, एक हमारा ये। 3 बैक्टीरिया हमारे ये हो गए। और तीनों में बता दूं, ये एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट नहीं है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा बैक्टीरिया एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो हमारा बैक्टीरिया है जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट वाला बैक्टीरिया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, तो जिसके अंदर ट्रांसफर हुआ ही नहीं प्लाज्मिड का। ठीक है, ये हमारा एम्फिसिलिन से तो रेसिस्टेंट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से ये रेसिस्टेंट नहीं है। एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, इस बीकर में से हमने एक बैक्टीरिया निकाला, उस बैक्टीरिया को, ये वाला बैक्टीरिया निकाला।
ठीक है। इस बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया, बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कराया और इस यहाँ पे डाला हमने बहुत सारा एम्फिसिलिन। क्या डाला यहाँ पर? एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन डालने के बाद देखा क्या ये बैक्टीरिया बच पाएगा एम्फिसिलिन डालने पर? आंसर इज नो, मर जाएगा, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंट है ही नहीं, इससे रेसिस्टेंट नहीं है तो बैक्टीरिया मर गया। तो हमें पता चल गया कि ये वाला बैक्टीरिया हमारा कौन सा वाला बैक्टीरिया था जो एम्फिसिलिन डालने से ही मर गया। वो वाला बैक्टीरिया ऐसा था जिसमें कि हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, जिसमें हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, वो वाला बैक्टीरिया हमारा एम्फिसिलिन डालने से ही मर जाएगा। दूसरा वाला बैक्टीरिया लिया, इसके ऊपर हमने फिर इसे एम्फिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कराया। इस वाले बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कराया। अब एम्फिसिलिन से तो ये रेसिस्टेंट है, इसके मजे आए, ये बोला कि एम्फिसिलिन क्या, हमें तो टेट्रासाइक्लिन भी डालो कुछ नहीं होगा। इसने खूब एम्फिसिलिन में मजा करा और ये खूब सारे इसने अपने बच्चे पैदा कर दिए। ठीक है, तो इसका और बच्चे हो गए यहाँ पर काफी सारे। ठीक है, इसके काफी सारे यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया के बच्चे हो गए। तो एम्फिसिलिन वाले मीडियम में ये हमारा बच गया। अब इसमें से एक बैक्टीरिया निकाल के, इसमें से एक बैक्टीरिया निकाल के, यानी एक सैंपल लेके हमने इसे टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी डाल के देखा। ये एम्फिसिलिन वाला मीडियम है, ये टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम है। तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के अंदर डालने के बाद इसका क्या होगा बताओ? क्या ये बचेगा या मर जाएगा? बताओ भाई, क्या होगा इसका? मरेगा क्या बचेगा? भाई ये तो टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट है, यहाँ भी इसका टेट्रासाइक्लिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बैक्टीरिया मजे से यहाँ पर और अपने बच्चे पैदा कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर इसने अपने और बच्चे पैदा कर लिए, यानी अच्छी खासी इसने अपना रिप्रोडक्शन यहाँ पर दिखाया और इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये मरा नहीं यहाँ पर जाकर। तो हमने देखा कि ये तो यहाँ भी नहीं मरा, यहाँ भी नहीं मरा। हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और एम्फिसिलिन में भी बच गया, अगर टेट्रासाइक्लिन में भी बच गया तो हमने इसको मार दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ट्रांसफॉर्मेंट की। लास्ट वाला बचता है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट का हम चेक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट वाले बैक्टीरिया को पहले डालेंगे एम्फिसिलिन वाले मीडियम में, ट्रांसफॉर्मेंट वाले को एम्फिसिलिन वाले मीडियम में डाला। ठीक है, एम्फिसिलिन वाले मीडियम में डाला तो ये एम्फिसिलिन वाले मीडियम में तो अपना बच्चा पैदा कर लेगा। ठीक है, इसने अपनी रिप्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। बस ये समझ लो कि ये एम्फिसिलिन वाले मीडियम में बच गया। अब इसमें से कुछ इसके हमारे बच्चे निकाल के टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी डाल के देखा, कुछ बच्चे निकाल के टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी डाला। और जैसे ही टेट्रासाइक्लिन मीडियम में हमने इसे डाला तो क्या देखते हैं कि ये हमारा टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर मरेगा क्या बचेगा? मरेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाली जीन नहीं है। टेट्रासाइक्लिन वाली जीन की जगह पर इसमें हमने अपनी वाली जीन लगा दी, अपना वाला डीएनए लगा दिया। तो इस वजह से टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर ये मर गया। टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के अंदर मर रहा है और एम्फिसिलिन वाले मीडियम के अंदर जिंदा रह रहा है। एम्फिसिलिन वाले के अंदर वो अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है हमारा, ये कैसा है, ट्रांसफॉर्मेंट है। ये वाला बैक्टीरिया हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है और वो वाला बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और ये तो हमारा ऐसा है जिसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहां से हमने ट्रांसफॉर्मेंट में और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में पता कर लिया, डिफरेंस पता कर लिया सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से और एंटीबायोटिक का हमने यूज करके। ठीक है, पहला तरीका हमारा था एंटीबायोटिक से हम कैसे पता लगा सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका होता है कि लैक जेड जीन मेथड। ठीक है, लैक जेड जीन मेथड भी मैं बता देता हूं। लैक जेड जीन मेथड, देखो लैक जेड जीन मेथड में क्या होता है, एक हम इसमें ऐसा प्लाज्मिड लेते हैं जिस प्लाज्मिड पर यहां पर लैक जेड जीन होती है। और लैक जेड जीन तुमने अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लैक ओफ्रोन पढ़ा हो
तो उसमें पता चलेगा कि LAC-Z जीन एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम बनाती है LAC-Z जीन जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ता है, ठीक है, किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो LAC-Z जीन इस प्लाज्मिड में लगा हुआ है। ये क्या है? हमारा एक प्लाज्मिड है, ठीक है। इस प्लाज्मिड में LAC-Z जीन लगी हुई है और ये एंजाइम क्या, LAC-Z जीन एक एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, ठीक है, ओके। ये बात इसका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखो कि LAC-Z जीन वाले मेथड में एक LAC-Z जीन है, ये जीन एक एंजाइम बनाएगी, एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम लैक्टोज को तोड़ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। डन। इसके बाद अब क्या होगा? ये प्लाज्मिड हमारा जिसमें यहाँ पर ये LAC-Z जीन लगी हुई है, ठीक है। अब हमने इस प्लाज्मिड को भी LAC-Z जीन, इस प्लाज्मिड को भी हमने उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने अपने इस डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए हमें इसमें इंसर्ट करना है ना, उस डीएनए को भी हमने उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने इस प्लाज्मिड को कट कराया है। और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके LAC-Z वाले जीन को कट करता है। तो होगा क्या कि कुछ जो प्लाज्मिड होगा वो तो हमारा ऐसा बन जाएगा और दूसरा वाला प्लाज्मिड हमारा दोबारा से जुड़ के, जैसे पीछे वाले केस में हो रहा था ना, एक बार रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, एक बार नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन रहा था। तो यहां पर भी दो तरीके के प्लाज्मिड बनेंगे। एक प्लाज्मिड हमारा ऐसा होगा जिसके पास ये LAC-Z जीन होगी और दूसरा वाला प्लाज्मिड हमारा ऐसा होगा जिसमें LAC-Z जीन की जगह पर क्या होगा? हमारा वाला डीएनए लगा हुआ होगा। तो इस प्लाज्मिड को हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट और इस वाले प्लाज्मिड को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो दो प्लाज्मिड यहां पर बनेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। जैसे पिछले वाले केस में बने थे ना, वही सेम चीज, इसको भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराओ जिसको इससे कट कराया, दोनों को एक साथ रखो, लाइगेज एंजाइम डालो, तीन कंडीशन बनेंगी, या तो जीन जीन आपस में जुड़ जाएंगी, या फिर जो प्लाज्मिड है वो पहले जैसा हो जाएगा यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, या फिर प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, जैसे हमने एंटीबायोटिक वाले मेथड में किया है। सेम मेथड अभी तक यहां पर ये है। इसके बाद इनको हम, इन प्लाज्मिड को अब बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। इन प्लाज्मिड को अब बैक्टीरिया के अंदर डालने पर, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, हमने इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इन प्लाज्मिड को डाला है, ये हमने डाल दिया। एक तो हमारा ये प्लाज्मिड, दूसरा हमारा प्लाज्मिड ये हमने इसके अंदर डाला जिस पे हमारी, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले पे तो LAC-Z जीन है, रिकॉम्बिनेंट वाले पर LAC-Z जीन नहीं है। क्यों नहीं है इस पे जीन? क्योंकि इसकी जीन की जगह पर हमने अपनी वाली जीन लगा दी, जो डीएनए हमें इंसर्ट करना है वो वाली जीन लगा दी काट कर। इसकी जीन निकाल दी, उस जगह पर अपनी वाली जीन लगा दी। इस पे LAC-Z जीन है। अब दो किस्म के हमारे ये बैक्टीरिया बन गए। एक हमारा इसमें ट्रांसफॉर्मेंट है, ये हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। और ये हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट दो बन गए। अब इन्हें सेपरेट कैसे करें? ट्रांसफॉर्मेंट को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने के लिए क्या करें? अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ये एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? तो तुम पूछोगे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो बनाएगा जिसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जीन होंगी, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जीन LAC-Z जीन। LAC-Z जीन किसके पास है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले के पास। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा, ठीक है। दोनों हमने दिए। एक बैक्टीरिया हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट वाला नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास जीन नहीं है।
बीटा लैग जेड जीन की जगह पर यहाँ पर हमारा वाला डीएनए यहाँ पर इंसर्ट हुआ इसलिए दो बैक्टीरिया बनेंगे, एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक ट्रांसफॉर्मेंट। जो ट्रांसफॉर्मेंट वाला बैक्टीरिया है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा क्या नहीं बनाएगा? आंसर इज नहीं बनाएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला बनाएगा। और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा उस पर हम ऐसे अगर एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस आता है, वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इस एंजाइम से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल है, ऐसे मानो अगर उस केमिकल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज से मिलाएं तो ब्लू कलर का कलर आएगा। तो ब्लू कलर की कॉलोनी कौन बनाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला और ट्रांसफॉर्मेंट वाला, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से मिलकर ब्लू कलर देता है। तो ये वाली जो कॉलोनी होगी ना इस वाले बैक्टीरिया की, वो ब्लू कलर की होंगी, और ये वाले बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होंगी वो व्हाइट कलर की होंगी। तो हमें कलर देख के ही पता चल जाएगा कि ये वाला हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और ये वाला जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, ओके, सेलेक्टेबल मार्कर हमारा पूरा हो चुका है। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बाम एच फर्स्ट, इस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे कट करेंगे। साल एच फर्स्ट, इस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे। PVU फर्स्ट, इस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे, इस जगह पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे। क्लोनिंग साइट वो जगह जहां पर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, उस जगह को बोलते हैं क्लोनिंग साइट। देखो इस जगह पर भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकते हैं, EcoR फर्स्ट, CL फर्स्ट, लेकिन ये यहाँ पर हम अपने फॉरेन डीएनए को लगाएंगे नहीं, इस जगह पर नहीं लगाएंगे हम डीएनए को, क्योंकि अगर इस जगह पर हमने डीएनए को लगा दिया ना तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने EcoR फर्स्ट की जगह पर अपना डीएनए लगा दिया तो ये वाला जो वेक्टर होगा हमारा, ये जो प्लाज्मिड है, ये एम्फिसिलिन से भी रेसिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट है। दोनों से अगर रेसिस्टेंट हो गया तो हम इस पर डिफरेंस पता नहीं लगा पाएंगे। हम उस जगह पर अपना डीएनए लगाएंगे जैसे हम टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पर हमने डीएनए लगा दिया। तो ये बैक्टीरिया अब एम्फिसिलिन से तो रेसिस्टेंट हो गया, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां पर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जहां पर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर लगते हैं। ठीक है, क्लोनिंग साइट जैसे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, इनके अंदर क्लोनिंग साइट है बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, ये यहाँ पर क्लोनिंग साइट है। ठीक है, ठीक है, ये बात वही दे रखी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। पर यही सब दे रखा है कि हमारा जो हम सेलेक्टेबल मार्कर है उससे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कैसे पता कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट वो होंगे जो कि दो तरीके से पता कर सकते हैं, एक तो एंटीबायोटिक वाला तरीका है, दूसरा लैग जेड जीन वाला तरीका है। यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो ब्लू कलर की कॉलोनी बन रही है, कुछ व्हाइट कलर की कॉलोनी बन रही है। ये कौन सा तरीका दिखा रहा है? लैग जेड जीन वाला तरीका। और व्हाइट कलर की कॉलोनी वाले हमारे ट्रांसफॉर्मेंट हैं और हमारे ब्लू कलर की कॉलोनी वाले हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।